बिल्कुल 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 सही कहा। राजा काशिफ जिंजो साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात कर लेते हैं, तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा काशिफ जिंजो साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम। राजा काशिफ साहब, अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए पूरे मुल्क में इस वक्त रैलियों और जलसों का इनेकाद किया गया और हर तरह हर उम्र के लोग इसमें शामिल हुए, हर तबका फ़िक्र के लोग शामिल हुए और भरपूर सपोर्ट दी गई अफवाज पाकिस्तान को। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है भारतीयों के लिए। जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर बात की जाए बुनियादी तौर पे इसमें जो ये जंग थी, इसमें बुनियादी अगर हम फर्क की बात करें कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान फर्क क्या था, क्योंकि मैं जंग से 2 दिन पहले भी इंडियन मीडिया पे था, तो मैंने ये चीज जो बुनियादी देखी है, खासतौर पे बड़े अच्छे चैनल्स, अब मैं उनका नाम ना लूं, तो वो मतलब जो हमेशा पॉजिटिव मतलब प्रॉपर न्यूज देते थे, वो भी प्रोपेगेंडा का शिकार थे। और उसकी रीजन है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन का जो सैलाब था इंडियन चैनल्स पे, उसका एक फर्क ये था कि पाकिस्तान में जो जितनी जंगी कंडीशन थी, जो हालात थे, उसको एक प्रॉपर इदारा है ISPR, वो मॉनिटर भी करता है और वो पूरी अपडेट्स भी मीडिया तक पहुंचा रहा था, क्योंकि वो मीडिया तक आपको चीजें दे रहा है। इंडिया का मसला ये था कि इंडिया में आप आज भी देखें कि वो उस मकाम पे नहीं पहुंचे। वहां जो मिलिट्री है, उनका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने उसको काबिल कभी किया ही नहीं। हमारे यहाँ भी लोग कहते थे कि ये ISPR कैसे काम करता है, लेकिन इस जंग में एक बड़ी वाज़ेह फर्क ये थी कि पाकिस्तान में जितनी मीडिया पे न्यूज मौजूद थी, वो सारी की सारी ऑथेंटिक खबरें थी, कोई चीज फेक न्यूज नहीं फैली। जबकि इंडिया में चैनल जो दिल चाहे आ रहा था, कह रहे थे, दिल की ख्वाहिशात, बातें, उसका कोई सेंस नहीं था। फिर आप उनका ये फर्क तो लाहौर में सी पोर्ट कोई बना दिया था जिसे वो कब्जा करके बैठे हुए थे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इंडियन मीडिया का आप इससे अंदाजा लगाएं कि आज भी अच्छा, पाकिस्तान में तो ISPR 25 साल पहले, 25-30 साल पहले उनके यहाँ कर्नल सबसे बड़ा अफसर होता था पाकिस्तानी मीडिया में, फौज के। तो इंडिया में आज भी देखें कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कर्नल रैंक का बंदा है, कर्नल सूफिया बैठी हुई है। तो आप उनका अंदाजा लगाएं कि उन्होंने ये अंडरस्टैंड नहीं किया जो पाकिस्तान की फौज ने कर लिया था, कि ये जो 5th जनरेशन वॉर जिसको हम कहते हैं वॉरफेयर, बेसिकली तो इंफॉर्मेशन बेस्ड चल रही है। तो पाकिस्तान में इसको सीरियस लिया गया। उस जमाने में लोगों ने बड़ी बातें की कि ये करते हैं, ये गाने क्यों आते हैं, चीजें क्यों होती हैं। देखें, पाकिस्तान की फौज ने इस चीज को बहुत अरसा पहले समझा। 25 साल हो गए, 25-30 साल से पाकिस्तान ने इसके ऊपर महाज पे बड़ा काम कर रखा था, और ये डिफरेंस है, इंडिया नहीं कर पाया। उनकी, जैसे आपने कहा कि लाहौर में जाके भी जी पोर्ट पे हमला, और ऐसी ना मालूम कितनी उनके पास खबरें थी। और मैं बड़ा हैरान था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और एक चीज जरूर समझ में आई, शायद लोगों ने ये गौर ना किया होगा, लेकिन एक चीज जो जंग हुई उसमें इंफॉर्मेशन की वॉर थी, और दोनों में अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ना, कोई मुकाबला ही नहीं था पाकिस्तानी की ISPR के मुकाबले में। इंडियन का जो वो है, लोगों को तो उसका नाम भी नहीं पता कि कौन सा इदारा देखता है, किस तरह देखता है। और वहां कर्नल रैंक का आके आपको बता रहा है जी ये पोजीशन है, फिर उसके साथ कोई और बैठा हुआ है। चीजों का बहुत ज्यादा फर्क थे। और देखें, फौज के मामलात जो है, जंगी मामलात अपडेट देने के फौज ही करती है, उन्हीं का इदारा करता है, ये कोई अवाम नहीं बैठ के करती, और उसकी इंफॉर्मेशन रेगुलर आती है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, और ये मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा कि पाकिस्तान की ISPR का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इस जंग के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा कलीदी की रोल अदा किया है। और इसमें अगर हम कहें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार किया। तारड़ साहब का बड़ा पॉजिटिव था कि अब आज हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी वो नहीं है, मैं किसी सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि मैं इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब उन्होंने ये बात की तो मुझे लगता है कि मुझे बड़ी बेहतर ये चीज लगी कि खासतौर पे यही मौके होते हैं जिनमें पता चलता है कि आपके जहन में क्या है
बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल राजा काशिफ जंजौहर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये सियासी महाज पे भी एक जंग थी और वहां पर भी सभी एक पेज पर आ गए और इस चीज ने बहुत ज्यादा पावरफुल कर दिया। बड़ा बड़ा ताकत का मुजाहरा था कि ना सिर्फ पाक फौज बहुत मजबूत है, बल्कि यहाँ की आवाम, यहाँ के सियासतदान और यहाँ पर हर शख्स ही बहुत ज्यादा कुव्वत रखता है, ताकत रखता है और लड़ने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब जब अमन कायम तो हो गया, ठीक है, सबको पता चल गया पाकिस्तान की पोजीशन, जो बड़ी तनकीद की जाती थी, दुनिया भर से तनकीद होती रही थी पाकिस्तान पे, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या कुछ बोला जाता रहता था। अब जबकि पाकिस्तान, फ़ौज पाकिस्तान ने अपना प्रूफ दे दिया, अपनी टेक्नोलॉजी से लेके अपनी प्रोफेशनलिटी का भी प्रूफ दे दिया, अब कैसे देखते हैं आप इस अमन को? कितना पायदार है ये अमन? क्योंकि दुश्मन तो बहरहाल दुश्मन होता है, लेकिन जख्मी दुश्मन जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया पे एतबार नहीं करना चाहिए। माजी में भी कई दफ़ा ऐसे हुआ, उसने कहा जी हमारे साथ मुज़ाकरात शुरू होते हैं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए थे, परवेज़ मुशर्रफ इंडिया गए थे, और ऐन मौके पे जब असल हमारे दरमियान जो झगड़े की जड़ है वो कश्मीर है, और जब कश्मीर पे बात आती है वो भाग जाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इस दफ़ा फिर ट्रंप ने कहा है कि जी कश्मीर के लिए मैं कोशिश करूँगा, तो ज़्यादा मुझे एतबार नहीं है, जब भी कश्मीर की बात उन्होंने फिर भाग जाना है। और दूसरा बेसिकली वो है धोखाबाज। मेरे ख्याल में वो जैसे एक जख्मी सांप होता है ना, वो जख्मी सांप की तरह तिलमिला रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अब कहाँ से छुप के वार किया जाए। तो मेरे नज़दीक ये अमन जो है इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। हमारे अफवाज पाकिस्तान तो माशाल्लाह पहले से ही तैयार होते हैं। अवाम को भी जो इन्होंने यूनिटी का मुजाहरा किया, हमारे मीडिया ने भी जो मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, उसकी ज़रूरत है और रहेगी। हमें बिल्कुल उनकी तरफ से जो है ना आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल, कहीं पर भी कोई इंतशार नजर नहीं आया, कहीं पे भी कोई हेपोजिट वे नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा चीख पुकार हो रही है, कुछ भी बड़े सुकून के साथ हाँ जी। जिस तरह से पहले कहा गया कि पहले हम देखेंगे और फिर प्लान करेंगे और फिर रिटेलिएट करेंगे, तो बिल्कुल ये वही सिचुएशन थी। आपको नहीं लगता कि मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये करके कि कश्मीर को फिर एक दफा से सामने ले आए इस इशू? उसकी अपनी पार्लियामेंट में यही बात डिस्कस हुई है, और इसके अलावा जो ख़ास बात है, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। उनके ख्याल में यह था कि हमारे पास चाइनीज़ इक्विपमेंट है, उनके पास यूरोपियन इक्विपमेंट है, और उनका ख्याल था कि यूरोपियन इक्विपमेंट जो है वो जैसे राफेल हो गया, हमारे पास जे थंडर 17 थे, तो बेहतर है। लेकिन एक तो अंडर एस्टिमेट उन्होंने पाकिस्तान की सलाहियतों को किया था, और दूसरा उनकी नीयत में खोट था। पहलगाम का ड्रामा उन्होंने खुद किया था। पहलगाम में हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। तो हम तो हमेशा से कहे हैं कि दहशतगर्दी के हम खिलाफ हैं, और वो वहाँ पे जो भी हुआ अभी तो कन्फर्म है कि जी वो राह ने खुद प्लान किया था। और मोदी ने बिहार में जब उसको अपनी शिकस्त नजर आ रही थी तो उसने सोचा कि लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए चलो पाकिस्तान पे लोग तो खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन आने से पहले पहले ये हरकतें करता हो जाती हैं, बिल्कुल हमदर्दियां समेटने के लिए करता है। बिल्कुल, राजा काशिफ साहब से भी बात कर लेते हैं। राजा साहब, पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद अब भारत मुज़ाकरात की टेबल पर तो आ गया है, कुछ उम्मीदें हैं वाबस्ता के कुछ बेहतरी हो सकेगी? देखें, पहली बात ये कि जिसको हम मुज़ाकरात की टेबल कहते हैं, अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये इतना आसान ना होगा। बल्कि पाकिस्तान में जो लोग बात करते हैं कि कश्मीर अगर अक़वाम मुत्तहिदा की, यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक जाए तो उसमें बड़ी मुश्किलात हैं, इतना आसान नहीं है। और उसमें जो शराइत लिखी हुई हैं शायद वो इतना हमारे लिए भी जो, अगर ये भी तल्ख हकीकत है कि हम उनको इतनी आसानी से कर नहीं सकते उस वक्त तक जब तक कोई सालिस, जिसको आप कहते हैं ना, थर्ड पार्टी एक प्रॉपर तरीके से मौजूद ना हो। और चूंकि हम ये भी नहीं भरोसा कर सकते कि अमेरिका या यूनाइटेड नेशन से बहुत सारी चीजें हमें मिल जाएंगी तो फिर उसकी करारदाद पे जाएं। तो करारदाद पे अमल होना और वो जो है वहां रेफरेंडम होना, तफसील राय, वो बहुत मुश्किल अमर है। मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता कि इतनी आसानी से हो सकता है, क्योंकि उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बड़ी ही डिफरेंट है। और इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में लोगों ने वो पढ़ भी नहीं रखी।
हम सब कश्मीर कश्मीर करते हैं, लेकिन वो बड़ी चीजें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मसला है हमारे और इंडिया के दरमियान, ये अगले कुछ टाइम भी इस तरह रहेगा और हम इसको खत्म नहीं कर सकते, या इसको हल इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान का एक स्टैंड है और इंडिया भी अपना एक स्टैंड रख के बैठा हुआ है, और दोनों में से जो भी बैकफायर करेगा अवाम उसे छोड़ेगी नहीं, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदा बैकफायर कर सके। बिल्कुल। तो इसका अच्छा, मतलब है ये अगले 10-20 साल और चलेगा। जी, कश्मीर का मामला तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो सिंध ताश मुआहदे का एक नया शोशा छोड़ दिया था इनके भारतीय वजीर खारजा ने, तो ये इसका अब ये कहाँ पे जाएगा मामला, क्योंकि ये तो अभी जहरियत तो कमर बस्ता है भारत हमेशा से। जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं इंडियन चैनल्स पे ही था और पिछले दिनों जब ये बात हो रही थी, और उनको टेक्निकल अगर आप बात कहें कि जिसको हम ये जो एग्रीमेंट है, वाटर ट्रीटी जो है, ये बेसिकली जो की गई, इसमें जो सालिस है या थर्ड पार्टी है या जो इसमें गारंटर है वर्ल्ड बैंक, क्योंकि देखें वर्ल्ड बैंक एक वैल्यू रखता है, और इंटरनेशनल जब गारंटी आ गई तो दोनों में से कोई इसको खत्म नहीं कर सकता इतनी आसानी से। इस चीज को समझने की बात है। उन्होंने खत्म नहीं किया, उन्होंने क्या कहा है, मुअत्तल किया है, सस्पेंड किया है, और सस्पेंड भी उन्होंने हालात की वजह से किया था, और वो चीज ठीक हो जाएगी, यानी कि वो मुआहिदा वापस रीस्टोर हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है, वो इमोशनली या उन्होंने वॉर टैक्टिक्स के तौर पे रखा था, और ये उनकी एक गलती थी, उनको ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, दूसरा ये एक आखिर में पूछना चाहूंगी सिर्फ कि ये इख्तियार है उनको कि ये मुअत्तल कर सके। देखें, दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों फरीकैन ने साइन किए हुए उस पे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक तीसरा फरीक भी ना बैठे, सालिस की को भी इन्वॉल्व करके ही कोई उसको सस्पेंड भी तब हो सकता है। मतलब ये कि उसमें भी आपको तीनों फरीक बैठेंगे तब होगा, ये नहीं है कि वहां से पाकिस्तान बैठ के कहे कि हम नहीं। इसी तरह शिमला एग्रीमेंट की हम बात करें तो शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने जब कहा कि जी हम भी इसको वो करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है वो हमारे एंड की वो चीज नहीं थी, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट हमें बड़ी सहूलत देता है, क्योंकि जब हमने ये तय कर लिया कि हमारे मामलात दोनों मुल्क आपस में बैठ के तय करेंगे, तो अभी भी जब बात जा रही थी कि कहीं और आ जाए, कोई और फरीक आए, तो ये तो शिमला एग्रीमेंट आपको कहता ही नहीं है। बल्कि इसमें तो देखा जाए बड़ी हम पाकिस्तान के लिए बड़ी बेहतरी है कि आप ये देखें कि 71 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सक्सेस ये थी कि हमारे जितने फौजी थे हम बगैर किसी शराइत के वापस भी लेके आए थे, बगैर किसी परेशानी के सारी चीजें हमने पाकिस्तान ने रीस्टोर की थी। और इंडिया को अगर देखें शिमला एग्रीमेंट या उस जमाने में कुछ भी नहीं मिला था। अगर आप टेक्निकली बात करें, आज इंडियन एनालिस्ट ये कहते हैं कि शिमला एग्रीमेंट में हमने लॉस किया है। फिर आप ये देखें उनका चिकन नेक का इशू क्रिएट हुआ बांग्लादेश बनाने के बाद। अच्छा, उस वक्त वो चिकन नेक से भी जगह ले सकते थे। चिकन नेक जो छोटा सा एक पार्ट है चिकन की तरह की, उसकी मुर्गी की तरह का, वो गर्दन की तरह, वहां से इंडिया की 6-7 स्टेट्स का रास्ता जाता है। और चाइना में बैठ के अभी पिछले दिनों भी बांग्लादेश के वजीर आजम ने कहा था कि चाइना को क्या आप इस पे अटैक कर दें या इस पे आ जाएं। तो आप सोचेंगे वो चंद किलोमीटर की जगह है, वो अगर थोड़ी सी जगह टूट जाए, कल को चाइना वहां पे इंटरफेयर कर जाए, तो इंडिया की 6-7 स्टेट पे लगी हुई है, जिसमें मणिपुर से लेके जितनी वहां इंटरनल उनके इश्यूज हैं वो सारे हैं। अच्छा, इससे पहले चिकन नेक का पाकिस्तान में नाम नहीं था, बल्कि अभी भी नहीं है। इंडिया में ये चीज ये वॉर के दौरान बहुत ज्यादा कही गई कि चिकन नेक का इशू क्रिएट ही बांग्लादेश बनने के बाद हुआ है। अगर बांग्लादेश बनते वक्त वो कोई हिकमत अमली होती तो वो बेहतर करते। मसला ये था कि उनके पास ये टेक्निकल चीजें नहीं थी। इंदिरा गांधी महज एक इमोशनली उन्होंने आर्मी चीफ को इन्वॉल्व किया, और उसका नतीजा 71 का नतीजा 84 की ब्लू स्टार के अंदर भी उनको मिला है। इनके तमाम सियासतदानों का यही मसला है राजा काशिफ साहब के, इन्हें समझ नहीं आती, पता नहीं कहां से इतने इमोशनल हो जाते हैं और फिर इस तरह के गलत फैसले करते हैं। मोदी साहब ने भी ये गलत फैसला कर लिया और अब वो यकीनन उसकी सजा भुगतेंगे। बहुत शुक्रिया राजा काशिफ जंजुआ साहब के, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त